हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से वीडियो में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है आपके पास। और उस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, दैट इज द ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 3 है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा डिवाइस बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब मुझे लगता है कि 150 साल से ऊपर हो चुका है ट्रांसफार्मर को काम करते हुए। और ये ट्रांसफार्मर खोज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम कह सकते हैं आधुनिक जीवन के लिए। मतलब आप सोचिए कि इसी ट्रांसफार्मर की जो अरेंजमेंट है, इसकी वजह से ही आज की डेट में हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम है वो इतना अच्छे से काम कर रहा है पूरी दुनिया में। हम 44,000 किलो वोल्ट की सप्लाई को मूव कराते हैं, फिर उसको हम स्टेप डाउन करके घरों में 220 वोल्ट फ्लो कराते हैं, ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट फ्लो कराते हैं, कहीं भेजना होता है तो 11,000। मतलब इस तरह से हम उसको स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो जब हमें उसको भेजना होगा कहीं से कहीं अल्टरनेटिंग एनर्जी को, तो हम उसे बड़ी यूनिट में, बड़े ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब हमें उसको यूज करना होता है तो हम उसको छोटे ऑर्डर में यूज करते हैं। बिल्कुल वैसा है जैसे हम कोई बड़ा प्रोडक्ट भेजें और फिर उसको काट काट के डिस्ट्रीब्यूट कर दें, समथिंग लाइक दैट। तो ट्रांसफार्मर इज रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो खैर उनका तो कोर टॉपिक ही। अदरवाइज ऐसे जागरूकता के तौर पर अगर आप देखें, आप थोड़ा सा अवेयर होकर के सोचें, देख कितनी इंटरेस्टिंग सी डिवाइस है, कितनी अच्छे तरीके से ये हमारे जीवन को सुगम करती है। खैर, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, इसमें जैसे हम यहाँ कोशिश ये रहेगी कि जो रिवीजन का प्रोसेस होगा, इसमें हम लोग कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जैसे बेसिक आइडिया ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट के एक आइडिया हमें थोड़ा समझना होगा। फिर उससे जुड़े हुए कुछ टर्म हैं वो पूछे आते हैं कंपलसरी में, आपसे वो समझना होगा। एक टर्म समझना होगा हिस्टैरिसीस कर्व, जो कि आपके सिलेबस में BH कर्व के नाम से दिया गया है। हिस्टैरिसीस क्यों कहते हैं उसका भी कुछ कारण होता है। और फिर उस हिस्टैरिसीस कर्व की बाकी की जो डिटेल है वो हम लोग देखेंगे। फिर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वहाँ पर हम आएंगे, उनमें आइडियल का क्या मतलब है, फिर प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, फिर हम कैसे उनकी इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। और आखिर में हम कुछ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बहुत बड़े डेरिवेशन तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया समझ रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में वो क्या होते हैं और किस तरह से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लॉस कंट्रोल करेंगे तो हम ट्रांसफार्मर की क्षमता या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। तो अगर हमारे सामने कभी सवाल आएगा कि क्या हम बहुत अच्छे एफिशिएंसी के ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, तो जवाब होगा बना सकते हैं, बशर्ते आप उसके लॉसेस को कंट्रोल कर ले जाएं। तो ये सीधा सा लॉजिक होगा। चलिए आते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पे। देखो मैग्नेटिक सर्किट मतलब हमें ओम का लॉ मालूम है, आपको सबको मालूम है ओम का क्या लॉ होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का, माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंटल सब। तो मैं ओम का लॉ जो अभी आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल V = IR, जो कहता है कि किसी सर्किट में अगर हमने वोल्टेज सेट कर रखा है और वहाँ पे जो करंट का जो रिलेशन होगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से होगा। अगर R एक कांस्टेंट है तो V = I, इस तरह का एक रिलेशन होता है। इसके लिए एक सर्किट की आवश्यकता होती है। जरा देखें यहाँ पर, इस जगह पे आप देखें, यहाँ पर एक बैटरी बना रखी है हमने। इस बैटरी के एक सिरे से ये जो व्हाइट कलर का आप लाइन देख रहे हो, ये एक पाथ है, एक सर्किट, एक तार है। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तरह से बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, EMF होता है। EMF होता है मतलब कि अगर हम कहें इसकी डेफिनेशन के तौर पर, तो ये वो वर्क डन है जो कोई बैटरी करती है यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए। आपको एक मान लो एक यूनिट चार्ज, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसको पूरे सर्किट में फ्लो कराना है। तो वो कराने के लिए आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, बैटरी को कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। यानी जितना EMF ज़्यादा होगा, इसका मतलब बैटरी के अंदर उतनी ताकत है, उतनी क्षमता है कि वो करंट को फ्लो करा सकता है। और जैसे जैसे बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस धीमे पड़ने लगते हैं, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी अगर नहीं है, तो वो जब धीमे पड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उनका उस EMF जो होता है, वो जो वर्क करने की क्षमता है वो कमज़ोर होने लगती है। हम कहते हैं हमारी बैटरी वीक हो रही है। तो बैटरी, अब यहाँ पर आप देखो कि बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को एक निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कराता है। जो एरो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और उसकी वजह से जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की उल्टी दिशा में फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं मूव कर सकते, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हवा में किसी रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। उनको अगर आपको बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है तो आपको बाकायदा एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो तार के अंदर के जो एटम होते हैं उनसे उनकी टक्करें होती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है।
तो ये कुछ ऐसा ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में कुछ मूवमेंट हो रहा हो तो कुछ वैसा हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के अपने मॉडल हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जो बहुत सारे जो एटम है जिनके साथ कोलिजन हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का, उस कोलिजन की वजह से मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो मामला हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, जिसके बारे में मोटे मोटे तौर पर हम जानते हैं, हमारे पास आइडिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। एक बेसिक आइडिया है V=IR। अब हम ये ओम का लॉ जो था, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ था और बहुत ज़्यादा इसने अपना अट्रैक्ट किया था उस समय के लोगों को। बहुत सारे लोग जो थे वो ओम के लॉ के बेसिस पर ही अपनी एनालिसिस कर रहे थे। तो वहाँ पर एक फिजिसिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं मूल रूप से, हॉपकिंसन। तो हॉपकिंसन कहते हैं कि जिस तरह से ओम का लॉ इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए होता है, क्या वैसा ही लॉ मैग्नेटिक सिस्टम के लिए नहीं हो सकता है। अब जरा इसका ओरिजिनेशन समझो कहाँ से है। आप करो, खैर मैंने तो आपको फिजिक्स पढ़ाई, इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप कभी मेरा वो वीडियो देखिए कि जहाँ मैक्सवेल के बारे में बात करते हैं। तो जब मैक्सवेल के बारे में बात करते हैं तो मैक्सवेल की थ्योरी में मैं बताता हूँ आपको कि मैक्सवेल से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, दे आर टू डिफरेंट ब्रांचेस। जैसे ऐसा होता था कि कुछ लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मैग्नेटिज्म में काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन फैराडे, ऑर्स्टेड, इन सबके प्रयासों से ये सिद्ध होने लगा कि समहाउ दे आर इंटरलिंक्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, करंट फ्लो करती है तो तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका सेंस लोगों को मिलना शुरू हो गया था। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या था इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। हालांकि लोग अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहे थे। फिर बाद में मैक्सवेल आते हैं और वो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक अपना पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वेक्टर कैलकुलस का यूज करते हैं। देन समहाउ नॉट, मतलब विद अ वेरी एलिगेंट वे, वो अल्टीमेटली एक बहुत बढ़िया सी थ्योरी हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन फैराडे, मैक्सवेल, ऑर्स्टेड, इनके बीच में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनके बीच में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सिग्निफिकेंट काम करने वाले लोग होते हैं। तो इसे टेस्ला भी उसी ही पीढ़ी के हम एक व्यक्ति को मान सकते हैं। तो सब बहुत ही सिग्निफिकेंट काम करने वाले लोग हो रहे होते हैं। उसमें में एक ही हॉपकिंसन को भी हम रख सकते हैं। तो हॉपकिंसन जब देख रहे होते हैं कि विज्ञान की दुनिया में बज चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर समहाउ रिलेटेड विथ ईच अदर, तो कहते हैं ठीक है, चलो मेरा भी एक सुझाव है कि जैसे ओम का लॉ होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में, क्या वैसा ही मैग्नेटिज्म के लिए कोई ओम का लॉ नहीं हो सकता। चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस ये था, क्योंकि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कहती है कि डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा फिजिक्स के साथ जो देखिए कहाँ इसका जुड़ाव है। डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन कहती है कि हमारे पास सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल नहीं रह सकते, जबकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग मूव कर सकते हैं, वैसे एक नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं हो सकता। यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज की तो बात कह सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर हम कहें कि सोचे कि तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कोई जगह है जहां मैग्नेट के नॉर्थ पोल मूव कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक के साथ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो अगर आपको ओम को लॉ को मैग्नेटिक के साथ जोड़ना है तो पहली शर्त क्या है कि जैसे ओम के लॉ के लिए चार्ज चाहिए ताकि करंट हो, वैसे मैग्नेटिक के लिए ओम का लॉ बनाने में हमारे पास कोई मैग्नेटिक चार्ज नहीं, मैग्नेटिक पोल नहीं, किसका फ्लो हम दिखाएंगे। तो एक प्रॉब्लम थी, एक चैलेंज था उस समय। तो हॉपकिंसन ऑब्जर्व करते हैं कि एक मैग्नेटिक काउंटर पार्ट जो होना चाहिए ओम लॉ का, ये बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड डेवलपमेंट होता है, जिसको हॉपकिंसन लॉ कहते हैं। हालांकि बाद में पता चला कि हॉपकिंसन जहाँ तक पहुँचे हैं ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली, उस चीज़ को उससे पहले रॉलैंड भी पहुँच चुके थे। उन्होंने भी अपने लिटरेचर में कुछ इसको दर्ज किया था। अब हॉपकिंसन एक अलग विचारधारा से जिस रिजल्ट तक पहुँचे, वो रिजल्ट रोनाल्ड पहुंच चुके थे। इसलिए इसको जिसको मैग्नेटिक सर्किट कहने जा रहे हैं, इसको हम हॉपकिंसन रोलैंड लॉ भी कहते हैं। खैर, तो हॉपकिंसन लॉ कहते हैं। अब किसका फर्स्ट आइडिया, अब एक तरह से लिटरेचर में एक बहस भी कह सकते हो है कि कौन इसका इन्वेंटर है इस लॉ के लिए, हॉपकिंसन है या रोलैंड है। इसलिए बहुत सारे लोग इन दोनों का नाम मेंशन ही नहीं करते। कहते हैं जहाँ झगड़े की बात हो, पता नहीं कौन किस पक्ष का निकल आए, तो ना इसको हॉपकिंसन लॉ कहते हैं, ना इसको रोलैंड लॉ कहते हैं। इवन इंजीनियर लोग तो कहते हैं ये मैग्नेटिक सर्किट कॉन्सेप्ट है, किसने दिया, जिसने भी दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है।
तो चलिए इस तरह से आते हैं। चैलेंजेस क्या थे? देयर वाज नो मैग्नेटिक मोनोपोल या मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। कोई भी एक्चुअल बाउंड सर्किट नहीं होता, जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां कोई सर्किट थोड़ी होता, कोई तार है जिस तार से कुछ फ्लो कर रहा हो, फ्लो करने के लिए चार्ज है ही नहीं, मैग्नेटिक चार्ज तो है ही नहीं। नो लीनियरिटी एग्जिस्ट, लीनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करते। अब लीनियरिटी एग्जिस्ट ना करना एक मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, बट फिर भी इतनी सारी दुश्वारियों के बावजूद भी ये जो आइडिया जो था मैग्नेटिक सर्किट का, ये बहुत ही कूल था। क्या था आइडिया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये मैं आइडिया था, तो चैलेंज यही था कि मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी इंडिपेंडेंट नॉर्थ या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ कोई नॉर्थ पोल का फ्लो होना या साउथ पोल का फ्लो होना, जस्ट लाइक करंट का फ्लो होना, ऐसा कुछ सीधा सा रिलेशन नहीं दिख रहा था। अब हम पहुंचेंगे वहां तक, लेकिन जरा कुछ देख लें। इस पे क्वेश्चन बनता है कि सिमिलरिटीज क्या थी मैग्नेट ओम्स के लॉ में। तो ओम के लॉ में हम एक ईएमएफ डिफाइन करते हैं, जो ईएमएफ जो होता है वो करंट टाइम रेजिस्टेंस होता है, वो V = IR है, उसी को हम कह रहे हैं। हॉपकिंसन लॉ या रॉनल लॉ या हॉपकिंसन रॉनल लॉ में क्या होता है, यानी मैग्नेटिक सर्किट में ये होता है, उन्होंने एक वर्ड को बोलना शुरू किया, इसको मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और उसमें वो कहते हैं कि एक फ्लक्स क्वांटिटी होती है और एक रिलेक्टेंस की क्वांटिटी उन्होंने डिफाइन की। फ्लक्स क्या होता है, याद से रखो, फ्लक्स क्या होता है। जैसे मान लो एक चुंबक है, चुंबक की वजह से इस तरह से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन है। अगर हम यहाँ एक एरिया ले लें, एरिया ए ले लें, और उसमें से कितनी लाइनें गुजर रही हैं इनको जान लें, तो जो B.A होगा वो एक नंबर होगा, उसी को फ्लक्स कहेंगे। तो जैसे यहाँ करंट क्या होता है, करंट ये होता है किसी तार के अंदर अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए, उसमें से पर यूनिट टाइम जितने चार्ज मूव करें, टी टाइम में या यूनिट टाइम में जितने चार्ज मूव करते हैं उसको हम करंट कहते हैं। ऐसे ही फ्लक्स का क्या है कि अगर हमारे पास एक यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास करती हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो ईएमएफ के लिए था करंट इनटू रेजिस्टेंस, एमएमएफ के लिए था फ्लक्स इनटू, अब वहाँ रेजिस्टेंस की जगह पर एक टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस इज पर्यायवाची होता है, रेजिस्टेंस जहाँ अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, ऐसे रिलेक्टेंस इज समथिंग रेजिस्टेंस in the motion in the flow in the expansion of magnetic lines आप कह सकते हो। जैसे एक चुंबक होता है ना, चुंबक के नॉर्थ पोल लेते हैं, साउथ पोल लेते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली, ऐसे यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, इनके फ्लो में, इनके फैलाव में जो अपोजिशन ऑफर हो सकता है मीडियम के द्वारा, उसको हम रिलेक्टेंस कहते हैं। तो जैसे वहाँ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी डिफाइन की गई चार्ज करंट के केस में, यहाँ पर रिलेक्टेंस की प्रॉपर्टी डिफाइन की गई। जैसे EMF कॉज द फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज द करंट, वैसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स कॉज द चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स में जो भी चेंज होता है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से होता है। मतलब यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक लाइन कम ज़्यादा अगर हो रही हैं तो उसके लिए MMF जिम्मेदार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो, यानी करंट की वैल्यू या चार्ज का फ्लो चेंज हो रहा है, उसके लिए EMF जिम्मेदार है। अब रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है कि इनफाइनाइट करंट फ्लो कर सके। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि किसी तार से हम जितनी चाहें उतनी करंट फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस एक होता है, और रेजिस्टेंस एक हीट प्रोड्यूस करता है, हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से तार में हम जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराना शुरू करेंगे, तार पिघलना शुरू हो जाएगा उसका हीट बढ़ने की वजह से। ऐसे ही यहाँ पर हम रिलेक्टेंस के साथ भी बात कर सकते हैं कि रिलेक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लक्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कितना फ्लक्स किसी एरिया से गुजरेगा, कितना चेंज होगा, इन सब को कंट्रोल करने वाला जो प्रॉपर्टी है वो एक रिलेक्टेंस है। एक तरह से आइडिया है, हम दोनों तरह के स्टडी में सिमिलरिटी लग सकते हैं। तो जैसे जहाँ हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, फ्लक्स अपॉन एरिया, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज मैग्नेटिक ये B होता है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर, अब इस टेबल को देखो, आपको एनालॉजी दिखाई पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक सर्किट है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या समानताएं हैं। जैसे अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में कहें तो हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसकी एम्पियर टर्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है H होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई होता है, हॉपकिंसन लॉ जिसको हम कह रहे हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ओम लॉ होता है, अब अगर हम EMF को E कह रहे हैं तो E = IR, या आप कह रहे हो V = IR, वैसे यहाँ पर
मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम लिख रहे हैं एफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस, और रिलेक्टेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं आर एम से, या इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ रिलेक्टेंस है, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ परमिनेंस है वैसे यहाँ कंडक्टेंस होता है। जैसे आप देखो, आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, इसका सिंबल ऐसे होता है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है 1 ओम, यानी 1 ओम मतलब ओम का उल्टा, तो ओम का उल्टा लिखोगे तो MHO लिखोगे, और इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं उल्टा ओमेगा, या इसको सीमेंस कहते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड SI यूनिट में सीमेंस कह रहे हैं। अगर हम B और H में रिलेशन देखें, यहाँ B क्या है, देखो यहाँ पर B जो है मैग्नेटिक, B ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसे कहाँ यहाँ लिखा नहीं है, वैसे B इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि हमने डिफाइन किया था, B इज इक्वल टू φ/a। तो अगर B और इस H में रिलेशन देखोगे तो आपका रिलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में ये रिलेशन होता है। ऐसे ही ओम के लॉ से हम बताते हैं कि अगर हम कंडक्टिविटी चार्ज डेंसिटी, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B, वैसे चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन एक जो है कंडक्टिविटी के थ्रू जुड़ता है। तो यहाँ परमेबिलिटी के थ्रू जुड़ रहा है, यहाँ कंडक्टिविटी के थ्रू जुड़ रहा है। जैसे यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, यहाँ पे करंट डेंसिटी J है। तो ये जो टेबल है वो हमें समानताएं दिखा रही। बेहतर होगा अगर आप किसी तरह से इस टेबल को याद कर ले जाओ, और अगर इसको आप रिप्रोड्यूस कर दोगे अपने पेपर में, तो दिस विल इम्पैक्ट होगा कि यू नो अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग जो कि आपके बारे में है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का ये एक हमने दिखाया है। जैसे अगर रिलेक्टेंस के बारे में बात करें, रिलेक्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर टू सेट अ फ्लक्स इन अ मटेरियल। जब किसी मटेरियल से जब फ्लक्स गुजरता है, नंबर ऑफ लाइन गुजरती है इसके यूनिट एरिया से, तो जो अपोजिशन वहाँ पर ऑफर होता है अवस्था को परिवर्तित होने की वजह से, दैट इज रिलेटेड विद द रिलेक्टेंस। इसके और अच्छे से डेप्थ रिलेक्टेंस का और गहराई से अगर आपको समझना होगा तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस समझना होगा, और समझना होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरह से फिजिक्स में जो हमारा वर्क वाले फिनोमेना होते हैं, जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे इनर्शिया के बारे में हम लोग जानते हैं ना कि इनर्शिया एक ऐसा गुण है जो वस्तु की स्थिति के उसकी सिचुएशनल चेंज को अपोज करता है। अगर कोई वस्तु रुकी है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इनर्शिया की वजह से रुका रहना चाहता है। अगर चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, तब तक जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। तो जैसे इनर्शिया जो होता है वो उसकी स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है, ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस को भी हम एक तरह का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जोड़ सकते हैं। और वो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ कैसे इनर्शिया जुड़ा होता है वो हम सेल्फ इंडक्टेंस वाले चीज़ों का मतलब पढ़ें आप, तो वहाँ से इंटर रिलेटेड करोगे, देन यू विल फाइंड कि कितना जुड़ा हुआ है हर चीज़। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से इस तरह से हमारे पास अगर रिलेक्टेंस या RM या रिलेक्टेंस की डेफिनेशन देखें तो ये होता है L/μ0 μRA। अब L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। अगर किसी मटेरियल जिसकी लेंथ, जिसमें कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेन देख रहे हैं, वो हो गया, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, μ0 इज़ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और μR इज़ द रिलेटिव परमेबिलिटी। ये सारे कुछ डिटेल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आगे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, अभी मैग्नेटिक सर्किट पे प्रॉपर नहीं आए हैं, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट प्रॉपर आने के लिए हमें थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही मैग्नेटिक सर्किट इस्टेब्लिश होता है। तो इसको जरा समझें। देखिए, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। आई होप आपको ये आइडिया होगा कि 3 तरह के हम मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, मतलब डायामैग्नेटिक एक मान लो, पैरा मान लो, और फिर फेरो। मुख्य रूप से ये है फेरिक और फेरी, वो जो एंटी फेरी, वो सब बहुत सारे अलग सब डिविजन्स हैं। हमारे लिए डायामैग्नेटिक है, हमारे लिए पैरामैग्नेटिक, हमारे लिए फेरोमैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल होते हैं जो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। आप कहोगे सर ऐसा तुमने कभी देखा नहीं कोई मटेरियल। हाँ, ये देखा है कि वो चुंबक की वजह से कुछ भी उनके अंदर नहीं होता। फॉर इंस्टेंट अगर हम ये मैग्नेट है हमारे पास, ये अगर इस मैग्नेट को लें, सपोज ये हमारे पास कुछ प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, तो अगर हम इस चुंबक को यहाँ, खैर इसके अंदर लोहा है तो इसमें चिपक गया है, लेकिन अगर कोई ट्रू प्लास्टिक है, इन केस सपोज ये चार्जर है हमारा, अगर हम इसके साथ जोड़े तो ये प्लास्टिक है, इसको ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि हम चुंबक को ले जा रहे हैं तो दूर भाग रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही दूर भागते हैं। आप कहोगे सर हम ऐसा देखते तो नहीं है, हमने ऐसा कोई देखा तो नहीं मटेरियल जो दूर भागता हो। उसका कारण ये होता है क्योंकि डायामैग्नेटिक इज अ वेरी वीक इफेक्ट।
उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए आपके पास, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता है। सुपर मैग्नेट, सुपर कंडक्टर के मैग्नेट में ऐसा हो सकता है, तो इसलिए वो हम घटना आम जीवन में नहीं देखते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह से बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं, इतना धीमे अट्रैक्ट होते हैं कि पता नहीं चलता कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक है। एक इफेक्ट जो हम सबसे अच्छी तरह से देखते हैं आम जीवन में वो है फेरोमैग्नेटिज्म। जैसा कि अभी हमने चुंबक के साथ देखा, अगर इस चुंबक के साथ हम कोई पिन लेके, मुझे बैठना चाहिएगा, कोई पिन हम अगर उसके पास ले जाएं तो वो पिन अट्रैक्ट करती है, तेजी से वो चुंबक की तरफ भागती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे होता है? अगर हम इस चुंबक की तरफ कोई मटेरियल ले जाते हैं और फेरोमैग्नेटिक है, तो आखिर वो कैसे तेजी से अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ? यहाँ पर हमें ये हिस्टैरिसीस या बीएच कर्व का बिहेवियर समझना होगा। जरा समझे इस बात को। यहाँ दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी H है, एक क्वांटिटी B है। इन दोनों में अंतर जरा समझिए, B और H में अंतर समझिए। H वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आप किसी मटेरियल पर लगा रहे हैं, H वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर से आप लगा रहे हैं। B वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मटेरियल के अंदर डेवलप हो रहा है। अगर आप लोगों ने मैकेनिकल में, मुझे आई डोंट नो मैकेनिकल आप लोगों ने कितना पढ़ा है, मैकेनिकल में एक होता है कि ऐसा कुछ होता है कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है स्ट्रेस। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो है जो बाहर से लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया है। स्ट्रेस वो है जो मटेरियल के अंदर डेवलप होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वैसे यहाँ पर है, एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है H और एक मटेरियल के अंदर डेवलप हुई मैग्नेटिक फील्ड है B। और ये जो अंदर डेवलप हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम की नोटिस आपके सामने है, तो एग्जाम के नोटिस, द मोमेंट आप एग्जाम की नोटिस देखे थे, देन यू स्टार्ट टू फील एक एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो गई आपके अंदर, वो आपके अंदर डेवलप हुई। और ये क्यों डेवलप हुई? क्योंकि बाहर से जो एग्जाम की जो प्रेशर है, बाहर का एग्जाम का प्रेशर जो कि AKTU लगा रहा है, और वो जो स्ट्रेस आपके अंदर डेवलप हो रहा है वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, और वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, छोड़ दिया हो कोई काम, कुछ लोगों को थोड़ा स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है कि वो उसको पुश कर रहा है काम करने के लिए। तो मटेरियल टू मटेरियल, जैसे व्यक्ति से व्यक्ति एक ही सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। वैसे ही हर मटेरियल भी होता है, जब उसमें हम बाहर से फील्ड लगाते हैं तो मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब सवाल है कि अंदर क्या होता है, ये B जो अंदर डेवलप हो रहा है वो कैसे होता है? तो उसके लिए देखो, ये डोमेन थ्योरी होती है, थोड़ा सा हायर हम वर्ड बोल रहे हैं, बट ये समझे यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके बीच में इस तरह से छोटे छोटे क्षेत्र बने होते हैं, जो आप ये देख रहे हो ना, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, इनको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब इलाके। इन इलाकों में जो हरे रंग के एरो बने हैं, ये इन इलाकों के अंदर के जो एटम हैं, जो मॉलिक्यूल एटम हैं, उनकी स्पिन है। अब स्पिन क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, स्पिन है। आप देखो यहाँ पर, जैसे ये स्पिन किस तरह से है, जैसे आप ये देखें कि जैसे ये स्पिन डाउन है तो ये स्पिन अप है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं प्रभाव को, ठीक है। ये स्पिन इस तरफ है, बेंड है, ये इसके अपोजिट बेंड है, इनके प्रभाव को खत्म कर देंगे। ये स्पिन इधर है, ये स्पिन उसके अपोजिट है, प्रभाव खत्म कर देंगे। तो इस तरह से इसमें इतने डोमेन्स होते हैं कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, छोटे छोटे इलाके होते हैं जो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो ये मटेरियल के पास अपना खुद का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। B मतलब मटेरियल के अंदर अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता और आपने बाहर से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। लेकिन फिर क्या होता है, अब आप क्या करते हो, अब देखो ये हिस्सा O पॉइंट ये वाला दिखा रहा है, O पॉइंट मतलब देयर इज नो H, देयर इज नो B। फिर क्या करते हो, आप इसके ऊपर H लगाते हो, यानी बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये डोमेन टूट जाते हैं। डोमेन टूट गए और इसके अंदर के सारे जो स्पिन है वो एक तरफ हो गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, जैसे ये क्या हुआ, जैसे आपने B बढ़ाया, H बढ़ाया, B बढ़ना शुरू हुआ। ये एरो दिखा रहा है कि B बढ़ रहा है। B बढ़ने का मतलब अंदर डोमेन टूट रहे हैं और एक इलाका ऐसा क्रिएट हो गया जिसके अंदर की सारी स्पिन एक दिशा में है। आपने H को और बढ़ाया तो और चौड़ा इलाका हो गया, जिस इस सारे इलाके में सारी स्पिन एक जैसी है। फिर आपने H को और बढ़ाया, यहाँ तक ले गए तो और बड़ा रीजन क्रिएट हो गया जिस रीजन में सारी की सारी स्पिन एक दिशा में है। फिर आप एक ऐसे पॉइंट A तक पहुँच गए जब इस मटेरियल के अंदर इलाके बचे ही नहीं, सारे के सारे डोमेन टूट करके एक ही दिशा में अलाइन हो गए। ये बिल्कुल ऐसा था, सपोज
अभी मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जैसे मान लो ये एक्स पार्टी है, कोई एक्स पार्टी है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं। अब क्या हुआ, चुनाव से पहले जनता का रुख मान लो बाहर वाला एच है। अब जनता का रुख किसी एक पार्टी की तरफ हो गया, जैसे मान लो ये पार्टी नंबर ए है, जनता इसके सपोर्ट में आ गई। तो जब बाहर जनता का समर्थन मिलेगा तो इस पार्टी को सपोर्ट मिलेगा। तो अगल बगल की छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कहेंगी भाई इस पार्टी को समर्थन ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। देखा होगा आपने कि जब सत्ता बदलती है ना तो बहुत सारे लोग अपनी पार्टी छोड़ के एक पार्टी में शामिल हो गए। फिर कुछ लोगों ने कहा अरे भाई हम भी शामिल हो जाएं, तो इसका रीजन इतना बड़ा हो गया। फिर जनता और समर्थन शुरू कर दी, तो बाकी की पार्टियों ने भी सोचा कि भाई नुकसान ही होगा अलग रहने का, तो सब के सब मर्ज हो गए। तो अब जो पार्टियां एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी थी, अब वो सब एक पार्टी बन गई। जनता का समर्थन रुक ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारी बाउंड्री टूट गई और आप देख लो कि सब के सब, सारे के सारे स्पिन एक जैसे हो गए, सारे के सारे स्पिन एक दिशा में हो गए। ये है पॉइंट ए, इसे कहते हैं सैचुरेशन। अब भाई अब इसके बाद कितना भी जनता समर्थन कर ले, अब तो जब पूरे देश में एक ही पार्टी बची है तो कितना भी समर्थन कर लो और तो कोई पार्टी बची ही नहीं जो उसमें टूट के जुड़ पाए। समझ पा रहे हो ना इस तरह से, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अब हमने H1 बढ़ा लिया। H1 मतलब उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी कि जब मटेरियल के अंदर सैचुरेशन आ गया, संतृप्त अवस्था आ गई, भाई जितना था सब मर्ज होकर के एक ही पार्टी बन गई। लेकिन समय की सबसे बड़ी बात क्या है, बदलता जरूर है और वो पलटता जरूर है। बदलता भी कैसा, पलट जाता है। तो जनता का समर्थन जो इतना था, इतना व्यापक समर्थन था, अब वो समय के साथ कम होना शुरू हुआ। जब समय के साथ कम होना शुरू हुआ तो जैसे जैसे पार्टियां जुड़ी थी उस ए पार्टी में, जब एच को हम कम करना शुरू करते हैं तो ये जितनी पार्टियां जुड़ी थी वो उसी तरह से अलग नहीं होती हैं, बल्कि एक अलग रास्ते से अलग होती हैं। और जब एच ख़त्म हो जाता है पूरा, तो भी आप देखो मटेरियल के अंदर पॉइंट ए से सी पहुंचता है, ओ पे नहीं आता। ये मतलब गया तो था कर्व इस रास्ते से, लौटना भी चाहिए इसको इस रास्ते से। जब आपने एच बढ़ाया तो कर्व ऐसे गया, सैचुरेशन ऐसे हुआ। जब एच घटाओगे तो कर्व को ऐसे आना चाहिए, लेकिन यहीं पर खेल हो जाता है, कर्व वापस उस रास्ते से नहीं आता, बल्कि जो मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल का वो दूसरे रास्ते से आना शुरू कर देता है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि चलो ठीक है, लोग कहते हैं जनता का समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर से नई पार्टी बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखो नई पार्टी बना लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, जिस पार्टी में हम थे, जो समर्था के समय था, उसी में हम रहते हैं। तो आप देखोगे भले ही H0 हो चुका है मटेरियल, लेकिन मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन इस पोजीशन में नहीं पहुंचा। पोजीशन नंबर 3 से वो 1 में नहीं आया। 1 में तो सब कुछ अलग अलग बटा था। पोजीशन नंबर 3 पे देखो, कुछ मटेरियल के अंदर ऐसा रीजन बना रह गया है जिसके अंदर एक खास डायरेक्शन में स्पिन अभी भी अरेंज है, यानी कि मटेरियल ने अभी भी अपने अंदर एक मैग्नेटाइजेशन यानी कि एक चुंबकीकरण, चुंबकत्व बना रखा है। तो आप ये देखोगे पॉइंट नंबर सी है, ये पॉइंट नंबर सी क्या दिखा रहा है कि उसका B0 नहीं हुआ बल्कि B बचा रह गया। ये हमारा BR है, इसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, यानी बचा हुआ चुंबकीय गुण, चुंबकत्व। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे देखते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे मान लो एक नया पेचकस खरीद के लाओ, तो नया पेचकस खरीद के लाया, उसको एक चुंबक लो और उस चुंबक पे उस पेचकस को रगड़ दो। तो जब चुंबक पे रगड़ोगे पेचकस को या उस पर टच कराते रहोगे तो चुंबक जो है इस पेचकस को मैग्नेटाइज कर देगा, यानी पॉइंट नंबर कुछ ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ए तक मान लो पहुँचा दिया सपोज। फिर क्या किया आपने, चुंबक हटा दिया। चुंबक जब हटा तो इसके ऊपर से H हट गया, जो कि चुंबक की वजह से इस पर H लग रहा था। जैसे इस पर से H हटा तो इसके अंदर जो पुराना मैग्नेटाइजेशन था वो नहीं आया, कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। इसीलिए अब इस पेचकस से आप छोटी छोटी पिन वगैरह टच कराते हो, छोटे छोटे नट बोल्ट टच कराते हो, तो छोटे छोटे स्क्रू इस पर चिपक जाते हैं। यानी कि अब ये पूरे का पूरा जो पेचकस है, जो पहले शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लोहे जैसा था, वो एक बहुत ही छोटा सा चुंबक जैसा बन गया। तो वो चुंबक क्यों बना, चूंकि ये C से O तक का जो पूरा हिस्सा है B का, ये मटेरियल के अंदर बना रह गया है, यानी मटेरियल ने कुछ मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर बचा रखा है। इस क्षमता को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। मतलब कोई मटेरियल चुंबक लगाने के बाद, चुंबक हटा लेने पर, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर कितना अपने अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बचाए रखता है, उस
क्वांटिटी को हम उस मटेरियल की रिटेंटिविटी कहते हैं। ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहता है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ से एक वर्ड आता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लो H में और B में एक रेस हो रही थी, एक दौड़ हो रही थी। H बढ़ा तो B बढ़ा, ये कर्व। फिर H और बढ़ा, B और बढ़ा, तो ये यहाँ पहुँच गया। फिर H और बढ़ा, B और बढ़ा, H यहाँ पहुँच गया। तो ऐसा लग रहा था कि H और B में एक कंपटीशन चल रहा है और दोनों नेक टू नेक एक दूसरे कंपटीशन दे रहे हैं। उसके बाद जब A पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, फिर होता है कि चलो वापस लौटते हैं। तो H जब 0 की तरफ बढ़ता है तो B भी 0 की तरफ बढ़ता है, लेकिन अलग रास्ते से। लेकिन H 0 पहुंच जाता है पर B 0 नहीं पहुंचता, B C पे रुक जाता है। इसका मतलब है H 0 तक पहले पहुंच गया और जो B था, B घटा तो थोड़ा ही घट करके C पे रुक गया। तो इस रेस में कौन जीता? जाते समय दोनों लोग साथ चल रहे थे, लौटते समय H पहले पहुँच गया, B बाद में पहुँचा। इस चीज़ को हम कहते हैं कि द मैग्नेटिक इंडक्शन, ये इससे कहते हैं B, मैग्नेटिक इंडक्शन इज लैगिंग बिहाइंड H, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन B H से पिछड़ गया है। इसी चीज़ को हम हिस्टेरेसिस वर्ड से कहते हैं। इस पिछड़ने वाले गुण को ही हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो हिस्टेरेसिस कर्व, इसलिए इसको हिस्टेरेसिस कर्व कहा जाता है, या सिंपली इसको BH कर्व कहते हैं, जो कि B और H के बीच का एक कर्व होता है। तो आपको जो पेचकस था वो चुंबक के संपर्क में आने की वजह से अपने अंदर एक मैग्नेटिक गुण रखे हुए हैं। आप चाहते हो नहीं ये हट जाए, इसके अंदर मैग्नेटिक गुण। फिर आप क्या करोगे, उस मटेरियल के ऊपर उल्टी दिशा में H लगाओगे। अगर आपने पहले इस डायरेक्शन में H लगाया था, मान लो एक तरफ नॉर्थ रख के एक तरफ साउथ रख करके मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, तो अब आपको नॉर्थ और साउथ की दिशा बदल देनी है ताकि डायरेक्शन ऑफ H बदल जाए। उससे क्या होगा, मटेरियल के अंदर ये जो अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ बचे रह गए थे, अब वो फिर क्या होंगे, धीरे धीरे अलग अलग डोमेन में टूटना शुरू हो जाएंगे। क्यों टूटे? जब आपने H की दिशा उल्टी कर दी तो फिर ये यहाँ के भी जो रीजन थे वो टूट टूट के अलग अलग हिस्सों में हो गए। तो एक पॉइंट D आया। D पॉइंट पर क्या हुआ, D पॉइंट पे क्या है, D पॉइंट देखो H की वैल्यू इतनी हो गई, ये -H है मान लो, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इस जगह पर B की वैल्यू 0 है। यानी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन को फिर से 0 करने में आपको उल्टी दिशा में एक H की वैल्यू यानी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी। ये जो क्वांटिटी होती है इसे कहते हैं कोरेसिव फील्ड। कोरेसिव फील्ड मतलब होता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, उस रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मटेरियल के ऊपर जितनी अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं, एलिमिनेटिंग फील्ड जो लगाते हैं, उसे कहते हैं कोरेसिव फील्ड। और ये जो गुण होता है इसे कोरेसिविटी कहते हैं। तो रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है, कितना रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन मटेरियल बचाए रखे। कोरेसिविटी क्या होता है, वो बचाए हुए रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन को घटा करके फिर से 0 करने में कितनी हमें अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ेगी। अगर आप रुके ना D पर, D के आगे भी मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे मटेरियल पॉइंट E पहुंचेगा और E पे क्या होगा, आप देखो जहां पॉइंट नंबर 2 में सारे स्पिन राइट साइड में ओरिएंट हो गए थे, यानी कि एक इस डायरेक्शन में, तो वहाँ E पहुँचते पहुँचते वो सब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फिर घटाओगे तो जो कहानी A से C तक हुई थी वो कहानी E से F तक होगी। फिर देखो ये रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, फिर आपको इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा और इस तरह से हमारा कर्व एक लूप के रूप में आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस लूप कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और इस लूप का जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप बार बार मैग्नेटिक फील्ड को एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में लगाते हो तो ये अंदर ही अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट कह लो, ये सब क्या होते हैं, एक बार राइट में ओरिएंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हुए, फिर लेफ्ट में ओरिएंट होते हैं, फिर राइट में ओरिएंट होंगे, फिर लेफ्ट में ओरिएंट होंगे। तो इस दौरान उनके अंदर जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, तमाम तरह के एनर्जी का डिसिपेशन होगा, वो डिसिपेशन जो होता है वो हीट के फॉर्म में डेवलप होता है। और इसकी वजह से वो हीट जो होती है, वो गर्माहट जो होती है, वो जो भी वहाँ मटेरियल लगे उनको गरमाना शुरू कर देती है और वो एनवायरनमेंट में जाना शुरू कर देती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि फिर ये हीट जब एनवायरनमेंट में चली गई तो वापस से हम रिकवर नहीं कर सकते, तो लॉस हो जाता है। तो हिस्टेरेसिस जो होता है वो अगर बार बार हमारे H की डायरेक्शन बहुत तेज़ी से बदल रही हो तो मटेरियल के अंदर ये पूरा कर्व ड्रॉ होता रहता है और हमारा मटेरियल बार बार इंटरेक्शन की वजह से हीट होने लगता है, जिसे हम हिस्टेरेसिस
हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे डिटेल में। डिटेल क्या है इन सेंस कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टैरिसीस लॉस, व्हाट आर द हिस्टैरिसीस लॉस, किस तरह से हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते चलते एक चीज़ और समझ लें, हम इसे हिस्टैरिसीस के बेसिस पर कुछ मटेरियल के क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, BH कर्व। देखो भाई, जैसे आपको एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये है जिसको हम जब चाहें तो एक चुंबक के रूप में बना ले जाएं और फिर जब चाहें तो उसको ख़त्म कर दें, उसका चुंबकत्व। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मान लो हमारे पास एक तार है, जैसे हमारे पास एक लोहा है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरह से तार लपेट देते हैं और तार लपेट के हमने करंट फ्लो कराई। जैसे करंट फ्लो कराएंगे वैसे ही इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये मटेरियल जो होगा वो एक चुंबक की तरह से काम करना शुरू कर देगा। फिर हम चाहते हैं कि जैसे हम इसके चारों तरफ जो तार लपेटा गया था उसमें करंट रोक दें, जो कि सोलेनॉइड बन गया था, तो इस मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाना चाहिए, या बहुत थोड़ा अगर जो भी बचा रह जाता है उसको ख़त्म करना हमारे लिए बड़ा आसान हो। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं मटेरियल तेज़ी से मैग्नेटाइज हो जाए। तो यानी कि हम चाहते हैं कि उसकी जो रिटेंटिविटी है, यानी उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन है वो ज़्यादा हो। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उसको बहुत तेज़ी से हम डीमैग्नेटाइज भी कर ले जाएं। यानी आप थोड़ा सा कोरेसिव फील्ड लगाएं, जो सर्किल बता रहे हैं, मतलब आप इतना सा कोरेसिव फील्ड लगाएं मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन एकदम से घट के 0 हो जाए। तो ऐसे मटेरियल जिनमें डीमैग्नेटाइजेशन करना आसान हो, आसान इन सेंस कम कोरेसिव फील्ड लगा करके हम उसको डीमैग्नेटाइज कर लें, तो हम उसको सॉफ्ट कहते हैं। सॉफ्ट इसी सेंस में सॉफ्ट है, सॉफ्ट मीन्स ईजिली टू डीमैग्नेटाइज। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये हिस्टैरिसीस लूप बनेगा इसमें रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी ये लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, कोरेसिविटी कम हो, इसका मतलब ये चौड़ाई कम होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से पतला सा थिन किस्म का हिस्टैरिसीस लूप चाहिए होगा। अगर मान लो आपके बहुत सारे मटेरियल हैं, तरह तरह के फेरोमैग्नेटिक अलॉय वगैरह हैं, और आपसे कोई पूछ रहा है बताओ इस मटेरियल का हम क्या सॉफ्ट मैग्नेट बना सकते हैं, तो आप कैसे बताओगे? आप तुरंत उसका हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ करो, ठीक है, आप उसका तुरंत हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ करो। अगर हिस्टैरिसीस लूप इस तरह से आ रहा है, पतला आ रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो मटेरियल है जिसकी आप बात कर रहे हो, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप ऐसा है कि इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, कोरेसिविटी कम है, सो इट इज़ सुटेबल फॉर द सॉफ्ट मैग्नेट्स। तो वही लिखा है कि लार्ज रिटेंटिविटी हो, स्मॉल कोरेसिविटी हो, एरिया भी स्मॉल हो। भाई उसको बार बार अगर आपको कन्वर्ट करना है मैग्नेट डीमैग्नेट, तो आप नहीं चाहते हो कि वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाए, यानी कि उसका एरिया जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम हो। लॉस कम होने का मतलब एरिया कम हो, तो आपका इस तरह से हो, जितना पतला ऐसा हो तो ठीक है। फिर क्या है, गुड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने मैग्नेट बनते हैं उनके लिए तो सही है। गेट सेचुरेशन इन मैग्नेटाइजेशन एट लो एच एंड लो एनर्जी लॉस। तो थोड़ा सा ही एच लगाया एकदम से वो मैग्नेटाइज हो गया, थोड़ा सा एच लगाया वो डीमैग्नेटाइज हो गया, तो लॉस भी कम होगा। प्योर आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, निकल स्टील हो गई, ये सब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। हार्ड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हार्ड ऐसे मटेरियल हो उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा हो पर कोरेसिविटी भी ज़्यादा हो। कोरेसिविटी ज़्यादा होने का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे देखो, कोरेसिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि इसमें ये जो हिस्सा है यहाँ पर, कोरेसिविटी का मतलब क्या हुआ, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपका कोरेसिव फील्ड ज़्यादा होना चाहिए। यानी ये मटेरियल ऐसे हों जिनको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल हो, उसके लिए आप बहुत प्रयास करोगे तो ही डीमैग्नेटाइज कर पाओगे। इट इज़ हार्ड टू डीमैग्नेटाइज सच मटेरियल्स, दैट इज़ व्हाई दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड द हार्ड। सो परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनाने से, स्पीकर में वो जो गोल गोल चुंबक होते हैं, या जो आप लोग छोटे छोटे चुंबक खेलने के लिए भी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी यूज करते हो, परमानेंट चुंबक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, उनकी कोरेसिविटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए कि उनको अगर आपको डीमैग्नेटाइज करना है तो स्पेसिफिकली पर्पजली आप बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, एक्सीडेंटली वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकते। तो इनमें लार्ज रिटेंटिविटी होती है, लार्ज कोरेसिविटी होती है, और लार्ज कोरेसिविटी का सिंपल सा मतलब है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डीमैग्नेटाइज सच मटेरियल। इसी डिफ़िकल्टी की वजह से इसको हार्ड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, निकल,
कोबाल्ट, एल्निको जिसको हम कहते हैं, एल्निको हो गया, अलॉय हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, कोबाल्ट स्टील हो गए, ये सब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज लेट अस स्टॉप हेयर एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली, इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी के लिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, आपसे BH कर्व के बारे में पूछा जाता है, रिटेंटिविटी कोरेसिविटी के बारे में पूछा जाता है, और हार्ड सॉफ्ट के बारे में क्लासिफिकेशन पूछते हैं। ये नोट्स होगा, ये आपको अभी ऐप पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होगा अगला जो हम लोग पार्ट करेंगे। इन दैट पार्ट वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक सर्किट। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।